अमीर बहन वर्सेस गरीब बहन। एक छोटे से गांव में रुचि और सीमा नाम की दो बहनें एक साथ रहा करती थी। उनकी माँ का नाम बरखा और उनके पिता का नाम सुनील था। सुनील लोगों के खेतों में काम किया करता था। जब खेतों में काम होता था तो सुनील का घर अच्छे से चल पाता था, लेकिन जब खेतों में काम खत्म हो जाता तो वह घर पर ही बैठा रहता, जिसकी वजह से उनके घर पर उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। सुनील गांव के ही खेतों में काम किया करता था। जब खेतों का काम खत्म हो जाया करता था तो सुनील की घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। सुनील के ही कमाए हुए पैसों से उनका घर का खर्चा चलता था, क्योंकि बरखा घर संभालती थी और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। रुचि और सीमा गांव के ही एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। वह अपने माता पिता की मजबूरी और गरीबी को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह दोनों बहनें अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करते थे और न ही महंगी महंगी चीजें उनसे मांगते थे। रुचि और सीमा अपने माता पिता की मदद करने के लिए उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना रखा था, जिसमें वह बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाती थी और उन्हें स्कूल जाते समय मंदिर के बाहर बेच दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों बहनें फूल को तोड़कर स्कूल जाने वाली थी कि तभी उनकी माँ बरखा उनसे कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों कितनी समझदार हो। तुम जैसी बेटियाँ भगवान सबको दे। तुम हमारी मजबूरी को कितनी अच्छे से समझती हो। तुम हमारी मजबूरी को कितनी अच्छे से समझती हो और हमारी मदद करने के लिए तुम अभी से छोटे मोटे काम करना शुरू कर चुकी हो। यह देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आती है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खुश नहीं रख पा रही हूँ। कि तभी रुचि कहती है, अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम आपकी बेटियाँ हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अच्छा माँ, अब हमें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मंदिर पर जाती हैं। मंदिर के गेट पर बैठकर फूलों को बेचने लगती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और उनसे कहती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हें दोनों को हमेशा यहाँ पर देखा है। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को शहर जाना चाहिए। वहाँ पर मंदिर बहुत सारे हैं और तुम अलग अलग जाकर मंदिरों पर अच्छी कमाई कर सकती हो। वहाँ पर बहुत अमीर अमीर घर के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देंगे। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें उस औरत की बातों को सोचने लगती हैं और सीमा रुचि से कहती है, अरे सीमा, वह औरत तो सही कह रही थी। मुझे भी यही लगता है कि हम दोनों में से किसी को शहर चले जाना चाहिए। वहाँ कुछ तो अच्छी कमाई हो ही जाएगी और मैं यहाँ पर रहकर कुछ कमा ही लूँगी। लेकिन हम दोनों में से शहर कौन जाएगा? अरे सीमा, तो चिंता क्यों कर रही है? मैं ही शहर चली जाती हूँ। मैं वहाँ पर फूल अच्छे से बेच लूँगी और तू यहाँ पर बेच लेना। हमारी कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है रुचि, कल तू शहर के लिए निकल जाना। मैं माँ को संभाल लूँगी। और ऐसे ही बातें करते हुए दोनों बहनें स्कूल पहुँच जाती है और वो दोनों वहाँ पर लेट होने की वजह से बहुत डांट सुनती है। लेकिन दोनों बहनें चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं और कुछ देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है और दोनों बहनें घर आ जाती हैं। अगले दिन रुचि शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीमा उसे कुछ रोटियां और फूल दे देती है और उससे कहती है, रुचि, अपना ख्याल रखना और शाम होते ही घर वापस आ जाना, नहीं तो माँ परेशान हो जाएगी
और मुझे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम जल्दी आ जाना। ठीक है सीमा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, नहीं तो मुझे जाने में देर हो जाएगी। जब शहर आ जाता है तो गाड़ी वाला रुचि से कहता है, अरे बेटा, शहर आ गया है, अब तुम उतरो। यह सुनकर रुचि उठ जाती है और उस गाड़ी वाले को पैसे देकर कई मंदिरों पर फूल बेचने लगती है, लेकिन उसे फूल बेचते बेचते शाम हो जाती है और वह दोबारा घर जाने के लिए कई गाड़ियों से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई गाड़ी वाला उसकी मदद नहीं करता है। तभी वहाँ पर एक सोहन नाम का आदमी आता है। वह रुचि को परेशान देखकर कहता है, अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसके बाद रुचि उसको सारी बात बता देती है। फिर वह आदमी उससे पूछता है, बेटी, क्या तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है? नहीं, मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। मैं आते वक्त सो गई थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ठीक है बेटी, लगता है तुम्हारा घर जाना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और आज से तुम मेरे घर पर ही रहना। मेरे पास कोई भी संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। रुचि के पास कोई भी अलग रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह हाँ कर देती है और वह सोहन के साथ रहने लगती है। सोहन उसे अपनी बेटी की तरह रखता और उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता। अब रुचि की सारी इच्छाएं पूरी हो जाया करती, इसलिए वह अब घमंडी हो चुकी थी और वह अपनी बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। और दूसरी तरफ उनके गांव में सुनील की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं रह गया था। इसलिए दोनों माँ बेटी, इसलिए बरखा और सीमा फैसला करती हैं कि वे दोनों अब शहर जाकर कुछ काम कर कर अपना खर्चा चलाएंगे। इसलिए दोनों पैदल ही शहर निकल पड़ती है। उनके पास कुछ भी खाने का सामान नहीं होता है, जिसकी वजह से बरखा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रास्ते में उसका भी देहांत हो जाता है। अब सीमा अकेले ही रह गई थी। वह बहुत दुखी और परेशान हो जाती है और कहती है, अरे मैं अब जीकर भी क्या करूँगी? मेरी माँ और पिताजी तो रहे ही नहीं, अब मैं किसके लिए जीऊँगी? तभी सीमा को अपनी बहन की याद आती है और वह कहती है, नहीं, मैं अपनी बहन को ढूंढूंगी, वो भी शहर गई थी, मैं उसको ढूंढूंगी और उसके साथ अपना जीवन जीऊंगी। आखिर उसके सिवा इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है। उसके बाद सीमा हिम्मत करके शहर पहुंच जाती है, लेकिन वह 2 दिनों तक भूखी ही सड़क पर घूमती रहती है। उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। तभी रुचि और सोहन अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। सोहन जब सीमा को देखता है तो उसे रुचि की याद आ जाती है कि कैसे रुचि उसे इसी रोड पर मिली थी। इसलिए वह गाड़ी रोककर सीमा के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों घूम रही हो? तुम्हारी हालत तो बहुत बेकार हो गई है। तुम्हें ऐसा देख के लग रहा है कि तुम कई दिनों से भूखी ही हो। सोहन की बात सुनकर रुचि सोहन से कहती है, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है आप इसे अपने घर ले जाना चाहते हो। आखिर इस गरीब लड़की को आप अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इन जैसे गरीब लोगों के साथ रहकर। मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। बेटी, ऐसे किसी को भी नहीं कहते हैं। आखिर ये कितनी गरीब और लाचार है। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उसके बाद सोहन सीमा को अपने घर ले आता है। तब रुचि कहती है, देखो पिताजी, ये हमारे साथ रह तो सकती है, लेकिन एक नौकरानी की तरह रहेगी। ये मेरे सारे काम करेगी, तभी इस घर में रहेगी। तभी सीमा कहती है, ठीक है मेम साहब, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरे साथ और कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली ही हूँ। मैं अब आपके साथ ही रहूँगी। आप मुझे जो काम देंगे मैं वही काम करूँगी।
और उस दिन से सीमा उन्हीं के घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। रुचि सीमा को बहुत परेशान कर और उसे कई बार मार भी दिया करती थी। एक दिन रुचि सोचती है, अरे मुझे लगता है ये गांव की है, मैं उसके बारे में पूछती हूँ, क्या पता वह मेरा गांव जानती हो, फिर मेरी मुझे बहन भी मिल जाएगी। आखिर कितने दिन हो गए हैं मुझे अपनी बहन और माता पिता को देखे हुए। फिर रुचि सीमा के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे तेरे परिवार वाले कहाँ गए और तू किस गांव में रहती थी। उसके बाद सीमा अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर रुचि को पता चल जाता है कि वही उसकी बहन है जो गांव में रहती थी और वह उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब रुचि सीमा से कहती है, सीमा मेरी बहन, मैंने तुझे कितना याद किया तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन आज जब मुझे तुम जिस हालत में मिली, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मुझे अपनी गलतियों पर बहुत अफसोस हो रहा है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्या तुम सही कह रही हो? तुम ही मेरी वो बहन हो जिसका नाम रुचि था। तुम्हें पता नहीं है, मैं इस शहर में बस तुम्हारी ही तलाश में आई थी और मुझे भगवान ने तुमसे मिला भी दिया, लेकिन अब इस दुनिया में हमारे माता पिता नहीं रहे। सीमा, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? आखिर ये भी हमारे पिता हैं। इन्होंने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। अब यही हमारे सब कुछ है और हम इन्हीं के साथ रहेंगे और आज से तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। और उसके बाद दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हो जाती है और ये बात सोहन को भी बताती है, जिसे सुनकर सोहन भी बहुत खुश हो जाता है, जिससे दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। जादुई सिलाई मशीन की 5 लहंगे। एक बार की बात है, एक मेहंदीपुर नाम का गांव था। वहाँ पर सुशीला अपनी सास कमला और अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, जिसकी वजह से उसके घर में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे और उनका घर का खर्चा आराम से चल जाता था। लेकिन राहुल ज्यादातर समय बाहर शहर में ही बिताता था। वह महीने में 1-2 बार घर पर आ जाया करता था। कमला और सुशीला अकेले ही अपने घर पर रहते थे। वह घर पर मिलजुल कर रहा करते थे। सुशीला एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन वह बहुत गुणी और बहुत ही संस्कारी थी। इसलिए कमला ने अपने बेटे की शादी बिना दहेज लिए सुशीला से करवा दी थी। कमला लालची औरत नहीं थी, वह बहुत नेक दिल और बहुत अच्छी थी। उसे यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं थी कि उसकी बहू बाहर काम करे। उसका कहना था कि लड़की हो या लड़का, दोनों एक समान हैं और वह सुशीला को भी काम करने के लिए कहा करती थी। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी बहू सुशीला से कहती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू घर में बैठकर क्या करेगी। अगर तुझे कोई काम सीखने का मन हो, चाहे कोई काम करने का मन है, तो तू जाके राहुल के साथ शहर में कुछ सीख ले। तू तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, तुझे बस मेरी देखभाल ही करनी होती है। आखिर तेरी भी तो जिंदगी है। जा जी, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। मेरे चक्कर में तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। ये तो मेरी किस्मत है कि तू मुझे मिली, वरना आजकल ऐसी बहू किसको मिलती है जो अपनी सास का ख्याल रखे और इन जैसे फैशनों को छोड़ के अपने घर को संभाले। आज के जमाने की बहुएं तो बस अपने फैशन पे ही ध्यान देती हैं। भाड़ में जाए सास और भाड़ में जाए बहू और भाड़ में जाए पति। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता मेरे बारे में क्यों करती रहती हो? आप बहुत अच्छी हो। आपने हमसे बिना दहेज लिए मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाया। मेरे लिए तो यही बहुत है।
आपका ये उपकार तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। आप जैसी सास तो आज के जमाने में कभी नहीं मिल सकती। ये तो मेरी किस्मत है। मैंने जरूर कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में मुझे उसका सुख मिल रहा है। और वैसे भी हमारे घर में कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है जो मैं काम करने जाऊं। जब वक्त आएगा तो मैं काम जरूर करूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे बहू, तुझे पता है मेरी सहेली की बहू है, वो बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर चला रही है। उसका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ पर जाकर काम कर ले। वैसे भी तुझे तो ब्यूटी पार्लर का भी काम आता है और सिलाई का भी, तुझे तो हर काम आते हैं। तेरे अंदर कौन सी कमी है? अच्छा तो एक काम कर, तो उनके यहाँ पर ही काम कर ले। तुझे जब मन करे तो चले जाइयो, वरना छुट्टी कर लियो। अच्छा माँ जी, मैं बाद में सोच के बता दूंगी। अगर मेरा करने का मन होगा तो मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा बहू, राहुल ने फोन किया था क्या? क्या वो शहर से आने वाला है क्या? इस बार तो बहुत देर हो गई, इस बार तो वो आया ही नहीं। नहीं माँ जी, वो अभी कुछ दिनों में आने ही वाले हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बताया है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे हमारे साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही उन्हें बोल दिया है कि माँ जी बहुत गुस्सा कर रही हैं और आप जल्दी आ जाइए, इसलिए वो जल्दी ही आने वाले हैं, शायद कल ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, अगर वो आ जाएगा तो अच्छी ही बात है। घर थोड़ा भरा भरा लगेगा, उसके न रहने से तो लगता है कि घर में तो कोई है ही नहीं। ऐसे ही उस दिन दोनों सास बहू बातें करने लगती है और अगले दिन राहुल अपने घर आ जाता है। राहुल को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और कमला अपने बेटे राहुल से कहती है, अरे बेटा तू आ गया, हम कल तेरी ही बात कर रहे थे और तू आज आ भी गया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, आखिर तो इतने दिनों से क्यों नहीं आया था। चल अब आ गया है तो कुछ दिन रह कर ही जाना। लेकिन राहुल बहुत उदास होता है। उसे उदास देखकर सुशीला पूछती है, अरे आपको क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो, क्या कोई बात है? हाँ सुशीला, बात तो बहुत बड़ी है, मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और तुम्हें कैसे बताऊँ। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसे आपको बताने में दिक्कत हो रही है? अरे आप हमें बताइए, हम आपकी परेशानी जरूर दूर कर देंगे, नहीं तो आपकी मदद तो कर ही सकते हैं। अरे सुशीला, मैं क्या बताऊं, फैक्ट्रियां और ऑफिस बंद हो रहे हैं, शहर में बहुत बाढ़ आ गई है और लोगों ने सभी चीजें बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। पता नहीं कब खुलेंगी, इसलिए मैं गांव आ गया। अरे तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप चिंता क्यों कर रहे हो? गांव में मैं ही कुछ काम कर लूंगी, जिससे घर का खर्चा तो चल ही जाएगा। अरे बेटा, बहू सही तो कह रही है, वो गांव में ही कुछ काम कर लेगी। वैसे भी उसे बहुत से काम आते हैं, उसे कहीं भी छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है सुशीला, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो। मैं भी कहीं नौकरी की तलाश करता हूँ, शायद मुझे कोई नौकरी मिल ही जाए। बहू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी सहेली की बहू का बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है। मैं उसी से बात करके तुम्हें वहाँ पर लगवा देती हूँ, तुम वहाँ पर ही कुछ काम कर लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। फिर कमला अपनी सहेली से अपनी बहू की नौकरी के लिए बात करती है और कमला की सहेली हाँ कर देती है और अगले दिन से सुशीला वहाँ पर जाने लगती है। वह जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर उर्मिला होती है, जिसका ब्यूटी पार्लर होता है। उर्मिला शुरू से ही सुशीला से बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी सास हमेशा सुशीला की तारीफ किया करती थी। इसलिए उर्मिला सुशीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और आज वह सुशीला को देखकर कहती है, अरे ये तो वही सुशीला है जिसकी मेरी सास हमेशा तारीफ किया करती है। आज तो
तो मैं इसे आज ही निकाल दूंगी इस ब्यूटी पार्लर से। ये भला मेरी ब्यूटी पार्लर में क्या करेगी? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसे देख देख के तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इसे आज ही इस ब्यूटी पार्लर से निकाल दूंगी और जब मेरी सास पूछेगी तो मैं उसे बोल दूंगी कि उसे तो कोई काम ही नहीं आता था, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। और उसके बाद उर्मिला ऐसा ही करती है, उसे अपने ब्यूटी पार्लर से निकाल देती है। सुशीला दुखी होकर घर पहुंचती है और अपनी सास को सब कुछ बताती है। यह सुनकर उसकी सास भी दुखी हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतने लगता है, लेकिन सुशीला को कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और एक दिन सुशीला दुखी होकर नौकरी की तलाश में अपने गांव के बाजार में जाती है। उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो कि बहुत भूखी होती है। वह सुशीला से कहती है, बेटी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें ये अपनी मशीन दे दूंगी। ये भले ही पुरानी है लेकिन बहुत काम की है। मेरे पास सिर्फ एकमात्र यही जरिया था कि मैं मशीन से कपड़े सिलती थी और इन्हें बेच दिया करती थी, लेकिन इस बुढ़ापे में तो वो भी काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये मशीन मेरे कोई काम की नहीं है। अगर तुम इसे लेना चाहती हो तो ले लो। और उसके बाद सुशीला अपने बैग में से कुछ खाना निकाल के उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है और कहती है, अम्मा ये मशीन आप रहने दीजिए, आपकी ये मशीन है जो आपके बहुत काम आती है। आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसे अपने पास ही रखिए। नहीं बेटी, मुझे इस मशीन की अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये मशीन तुम ही रख लो और तुम्हारे इस मदद से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, इस मशीन से जो तुम पहले 5 ड्रेस बनाओगी वो जादुई होगी और उसकी मदद से तुम अपनी सारी परेशानियों को हल कर सकती हो। बेटी मुझे पता है तुम हर किसी की मदद करती हो और आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और ये मशीन तुम अपने पास रख लो। मुझसे ज्यादा इस मशीन की तुम्हें जरूरत है। अच्छा मैं चलती हूँ। सुशीला उस बूढ़ी अम्मा बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस मशीन को खुशी खुशी अपने घर लाती है और उस मशीन से वह पहले 5 लहंगे सिलती है जो कि बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि सुशीला को पहले से ही सिलाई आती थी। सुशीला बहुत अच्छी सिलाई करती थी। सुशीला उन लहंगों को जैसे ही तैयार करती है, उन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे ये लहंगे तो मैंने कितने सुंदर सिले हैं। तभी उस मशीन में से आवाज आती है, सुशीला ये लहंगे तुम्हें पता ही है कि जादुई है, लेकिन एक लहंगा सिर्फ एक ही इच्छा को पूरी कर सकता है, इसलिए तुम सोच समझ के अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अपनी मुसीबतों को पहले हल करना। सुशीला उस मशीन की बातों को समझ जाती है और पहले लहंगे से कहती है, हे लहंगे मैं चाहती हूँ कि मेरी पति की नौकरी दोबारा अच्छी जगह लग जाए और वह पहले से अच्छे से कमाने लगे। सुशीला के यह बोलते ही राहुल वहाँ पर भागते हुए आता है और सुशीला से कहता है, अरे सुशीला मेरी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है और मुझे बहुत अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, अब हमारे घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सुशीला यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी कमला भी यह सुन लेती है और वो भी अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब कमला अपनी बहू से पूछती है, बेटी तुमने ये इतने सुंदर लहंगे कब तैयार करे हैं? तुमने तो हमें बताया ही नहीं। उसके बाद सुशीला अपनी सास और अपने पति को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सुशीला दूसरे लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मेरे पास एक सुंदर सा
बुटीक आ जाए जिसमें मैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बेच सकूं। सुशीला के ये कहते ही उसके पास एक सुंदर सा बुटीक आ जाता है जहाँ पर बहुत सारी सिलाई मशीन और बहुत सारे कपड़े भी होते हैं। ये सब देखकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह बाकी 3 बचे हुए लहंगों की मदद से गरीबों की मदद करती है और वह लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी।